हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन 0 to हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 29 है और जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है हैव टू और हैड टू। हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई काम मजबूरी में किया जाता है। जैसे मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, तो मुझे बाज़ार जाना पड़ता है और मेरा बाज़ार जाने का मन नहीं है, तो यह आपकी मजबूरी होगी कि आपको बाज़ार जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे दूध लाना पड़ता है, तो मुझे दूध लाना पड़ता है यह मेरी मजबूरी है, इसे मैं मजबूरी समझ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हैव टू और हैड टू का यूज़ करूँगा। फ्यूचर में हम कहेंगे विल हैव टू और इसका सेंटेंस होगा उसे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रोहन को लिखना पड़ता है, तो रोहन को लिखना पड़ता है, उसका लिखने का मन नहीं करता है, तो उसे वह काम मजबूरी में करना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, यह यदि आपकी मजबूरी है तो यहाँ पर आप हैव टू और हैज टू का यूज़ करेंगे। तो साथियों, इन सेंटेंस की जो पहचान है, इन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ेगा या पढ़ता था आदि शब्द आते हैं और इन वाक्यों से पता चलता है कि आप जो काम करते हैं वह काम मजबूरी में करते हैं। तो साथियों, अब हम हैव टू, हैज टू तथा विल हैव टू का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं यह जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। तो मुझे बाज़ार जाना पड़ता है और मेरा बाज़ार जाने का मन नहीं करता है, तो यह मेरी मजबूरी होगी कि मुझे बाज़ार जाना पड़ता है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। साथियों, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो हमारा यूज है हैव टू, हैज टू तथा विल हैव टू, इनके बाद हम एक्शन वर्ड अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में हमारी फर्स्ट फॉर्म है गो। गो मीन्स होता है जाना। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मुझे दूध लाना पड़ता है, तो मुझे दूध लाना पड़ता है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव टू फेच द मिल्क। मुझे दूध लाना पड़ता है। साथियों, फेच द मिल्क का अर्थ होता है दूध लाना। आई हैव टू फेच द मिल्क, मुझे दूध लाना पड़ता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, तो मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2, 3 या 4 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप भी घर पर कम से कम 2, 3 या 4 बार इन सेंटेंस की बोलकर प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको इंग्लिश में बोलना आएगा। इसलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, देखने से नहीं आता है। साथियों, यदि आप यह कहें कि मैं उसे देखकर अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा, तो आप अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उन वाक्यों को अंग्रेजी में न बोले। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है रोहन को लिखना पड़ता है, तो रोहन को मजबूरी में लिखना पड़ता है, तो रोहन को लिखना पड़ता है, इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे रोहन हैज टू राइट। रोहन हैज टू राइट, रोहन को लिखना पड़ता है। रोहन हैज टू राइट। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है यदि मैं मजबूरी में स्कूल जाता हूँ और मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। साथियों, स्कूल से बंक अर्थात गैप मारना अच्छा नहीं होता है। आपको रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए,
यू शुड गो टू स्कूल डेली, यू शुड गो टू स्कूल डेली, तुम्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पढ़ाते वक्त तेज बोलना पड़ता है। साथियों, यदि कोई टीचर है और वह किसी क्लास को पढ़ाता है जिस क्लास में 70, 80 या 100 बच्चे हैं, तो 70, 80 या 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे बहुत तेज बोलना पड़ेगा या फिर उसको माइक का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसे तेज बोलना पड़ता है तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा, आई हैव टू स्पीक लाउडली वाइल टीचिंग। आई हैव टू स्पीक लाउडली वाइल टीचिंग। वाइल का मतलब होता है के समय या के वक्त। आई हैव टू स्पीक लाउडली वाइल टीचिंग, मुझे पढ़ाते वक्त तेज बोलना पड़ता है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, मुझे स्वयं कपड़े धोने पड़ते हैं। साथियों, जिन स्टूडेंट की या जिन बच्चों की शादी नहीं होती है तो उन्हें कपड़े ज़्यादातर स्वयं ही धोने पड़ते हैं। वह उनकी मजबूरी होती है, तो इसलिए वह इसे अंग्रेजी में कहेंगे, आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स माई सेल्फ। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स माई सेल्फ, मुझे स्वयं कपड़े धोने पड़ते हैं। माई सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं या फिर अपने आप। आई हैव टू वॉश द क्लॉथ्स माई सेल्फ, मुझे अपने आप कपड़े धोने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, यह उसकी मजबूरी है, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा, आई विल हैव टू गो देयर। आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यह हमारा फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस में हम मजबूरी में कोई काम करते हैं उसे बताने के लिए हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या तुम्हें सर्दियों में नहाना पड़ता है? तो क्या तुम्हें सर्दियों में नहाना पड़ता है? हम आपसे अंग्रेजी में कहेंगे, डू यू हैव टू टेक बाथ इन विंटर। डू यू हैव टू टेक बाथ इन विंटर, क्या तुम्हें सर्दियों में नहाना पड़ता है? तो हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ रही हों और आपको सर्दियों में रोज़ाना नहाना पड़ता है। तो यदि आपको सर्दियों में रोज़ नहाना पड़ता है तो आप कहेंगे, आई हैव टू टेक बाथ इन विंटर। आई हैव टू टेक बाथ इन विंटर, मुझे सर्दियों में नहाना पड़ता है। यदि मुझे सर्दियों में मजबूरी में नहीं नहाना पड़ता है तो मैं कहूँगा, आई डोंट हैव टू टेक बाथ इन विंटर, मुझे सर्दियों में नहीं नहाना पड़ता है, मैं तो रोज़ नहाता हूँ। आई डोंट हैव टू टेक बाथ इन विंटर। साथियों, ये जो सेंटेंस होते हैं यह हमारे इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं और इंडेफिनिट सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह डू और डज होती है। इसलिए यहाँ पर हमने डू नॉट अर्थात डोंट का यूज़ किया है। आई डोंट हैव टू टेक बाथ इन विंटर, मुझे सर्दियों में नहीं नहाना पड़ता है। यदि हम इसे थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करें और हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करें तो हम कहेंगे, डज शी हैव टू मेक फूड, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? साथियों, मेक का अर्थ होता है बनाना और फूड का अर्थ होता है खाना, अर्थात खाना बनाना। डज शी हैव टू मेक फूड, डज शी हैव टू मेक फूड, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? डज शी हैव टू टेक फूड। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसका जो रिप्लाई है एक बार हम पॉजिटिव सेंटेंस में बताएंगे और एक बार हम नेगेटिव रिप्लाई में बताएंगे। तो हमारा जो पहला रिप्लाई है वह पॉजिटिव सेंटेंस में है। तो यदि उसे खाना मजबूरी में बनाना पड़ता है तो हम कहेंगे, शी हैज़ टू मेक फूड। शी हैज़ टू मेक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। शी हैज़ टू मेक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। साथियों, यहाँ पर जो सी है वह थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। और जब हम डू और डज का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम हैज़ टू का यूज़ न करके थर्ड पर्सन के साथ
हम हैव टू का ही यूज़ करेंगे। शी हैज़ टू मेक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। यदि उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है तो हम कहेंगे शी डजंट हैव टू कुक फूड। शी डजंट हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना नहीं पड़ता है। शी डजंट हैव टू कुक फूड। साथियों, जो डज नोट है उसे हम शॉर्ट में डजंट कहते हैं। शी डजंट हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना नहीं पड़ता है। साथियों, वह मजबूरी में खाना नहीं बनाती है, वह तो रोज़ ही खाना बनाती है, यह तो उसका काम है। साथियों, यहाँ पर हमने पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन के साथ हैज का यूज़ और नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन के साथ हैव का यूज़ समझाने के लिए ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताए हैं। मेरा एक बार बताने का तात्पर्य है कि जहाँ पर हम डू नोट या डज नोट का या डू डज का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ टू का यूज़ हम थर्ड पर्सन के साथ करेंगे और हैव टू का यूज़ हम प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सचिन को स्कूल चलकर जाना पड़ता है? यदि सचिन को स्कूल चलकर जाना पड़ता है तो हम उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और हम कहेंगे डज सचिन हैव टू वॉक टू स्कूल? डज सचिन हैव टू वॉक टू स्कूल? क्या सचिन को स्कूल चलकर जाना पड़ता है? साथियों, वॉक टू स्कूल का अर्थ होता है चलकर जाना। डज सचिन हैव टू वॉक टू स्कूल? क्या सचिन को स्कूल चलकर जाना पड़ता है? यदि सचिन को स्कूल चलकर जाना पड़ता है तो हम कहेंगे सचिन हैज़ टू वॉक टू स्कूल। सचिन हैज़ टू वॉक टू स्कूल, सचिन को स्कूल चलकर जाना पड़ता है। सचिन हैज़ टू वॉक टू स्कूल। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि सचिन को स्कूल चलकर नहीं जाना पड़ता है तो हम कहेंगे सचिन डजंट हैव टू वॉक टू स्कूल। सचिन डजंट हैव टू वॉक टू स्कूल। सचिन को स्कूल चलकर नहीं जाना पड़ता है। क्योंकि सचिन के पास कार है या कोई व्हीकल है तो इसलिए हम कहेंगे सचिन डजंट हैव टू वॉक टू स्कूल। सचिन को स्कूल चलकर नहीं जाना पड़ता है, वह तो अपने व्हीकल से जाता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा? साथियों, यह है हमारा फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस में हम कोई भी काम यदि मजबूरी में करते हैं तो इसके लिए हम विल हैव टू का यूज़ करेंगे। साथियों, GOGGLE गूगल, साथियों इसको गूगल कहते हैं और गूगल मिस होता है चश्मा। विल यू हैव टू अप्लाई द गूगल? विल यू हैव टू अप्लाई द गूगल? साथियों, अप्लाई द गूगल का अर्थ होता है चश्मा लगाना। क्या तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा? विल यू हैव टू अप्लाई द गूगल? क्या तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा? हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा तो मैं कहूँगा आई विल हैव टू अप्लाई द गूगल। आई विल हैव टू अप्लाई द गूगल, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। आई विल हैव टू अप्लाई द गूगल, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। यदि मुझे चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा तो हम जो विल और हैव है उसके बाद नोट का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे आई वॉन्ट हैव टू अप्लाई द गूगल। साथियों, विल नोट को शॉर्ट में हम वॉन्ट कहते हैं। आई विल नॉट हैव टू अप्लाई द गूगल। आई विल नॉट हैव टू अप्लाई द गूगल, मुझे चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे मान लिया कि किसी ने कोई पशु खरीद लिया है और वह उसका दूध पीना चाहता है, तो यदि वह उसका दूध पीना चाहता है तो उसको दूध भी निकालना पड़ेगा और हर किसी को दूध निकालना नहीं आता है तो उसे मजबूरी में दूध निकालना पड़ेगा और हम उससे कहेंगे यू विल हैव टू मिल्क द काउ डेली। यू विल हैव टू मिल्क द काउ डेली। यू विल हैव टू मिल्क द काउ डेली। साथियों, मिल्क द काउ का अर्थ होता है गाय का दूध निकालना। यू विल हैव टू मिल्क द काउ डेली, तुम्हें रोज़ गाय का दूध निकालना पड़ेगा। मुझे रोज़ाना गाय का गोबर उठाना पड़ेगा। साथियों, यह भी एक मजबूरी होती है, जब उसने पशु लिया है तो वह गोबर भी करेगा और गोबर उठाने के लिए कोई ना कोई ज़रूर चाहिए।
तो किसी का शौक तो नहीं होता गोबर उठाना, वह उसकी मजबूरी ही होती है। तो हम कहेंगे आई विल हैव टू पिक अप द काउ डंग विदाउट फेल। विदाउट फेल का अर्थ होता है रोज़ाना। साथियों, जैसे एक संडे होता है तो संडे बीच में गैप आ जाता है और मंडे टू सैटरडे रेगुलर कोई भी जो शॉप या कोई भी स्कूल है खुलते हैं। तो यदि बीच में संडे आ रहा है तो हम डेली कहेंगे, और बीच में संडे भी न आए अर्थात रोज़ाना विदाउट फेल, तो उसे कहते हैं विदाउट फेल। आई विल हैव टू पिक अप द काउ डंग विदाउट फेल। आई विल हैव टू पिक अप द काउ डंग विदाउट फेल। मुझे रोज़ाना गाय का गोबर उठाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, ना संडे की और न मंडे की, इसीलिए यहाँ पर हमने विदाउट फेल का यूज़ किया है। आई विल हैव टू पिक अप द काउ डंग विदाउट फेल। आई विल हैव टू पिक अप द काउ डंग विदाउट फेल। मुझे रोज़ाना गाय का गोबर उठाना पड़ेगा। यदि कोई कैदी है और उस कैदी ने कोई जघन्य अपराध किया है तो जज क्या करते हैं? जज उसको मेजर पनिशमेंट अर्थात बड़ी से बड़ी सज़ा देते हैं। वह उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि उन्होंने जो कैदी हैं जघन्य अपराध किया है। तो यदि उसको जो जज है उसे सज़ा सुनानी है तो वह कहेगा आई विल हैव टू पनिश टू ए प्रिजनर बिकॉज ही इज़ गिल्टी। गिल्टी मिस होता है अपराधी या दोषी। आई विल हैव टू पनिश टू ए प्रिजनर बिकॉज ही इज़ गिल्टी। मुझे कैदी को सज़ा अर्थात दंड देना पड़ेगा क्योंकि वह गुनहगार या फिर दोषी है। आई विल हैव टू पनिश टू ए प्रिजनर बिकॉज ही इज़ गिल्टी। मुझे कैदी को सज़ा देनी पड़ेगी क्योंकि वह गुनहगार या दोषी है। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक हैव टू, हैज़ टू तथा विल हैव टू आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।